डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने चैप्टर 1 के 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। द क्वेश्चन इज हायर ऑर्गेनिजम्स हैव रिजॉर्टेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पाइट ऑफ इट्स कम्प्लेक्सिटी, वाई। मतलब ये हुआ कि जो हायर ऑर्गेनिज्म है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही क्यों करते हैं, हालांकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारी कम्प्लेक्सिटी होती है। क्या कम्प्लेक्सिटी होती है? जैसे टाइम और एनर्जी कंज्यूमिंग होती है, लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी हायर ऑर्गेनिज्म इसी को रिसोर्ट करते हैं, इसी पे स्टिक रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? द आंसर इज हायर ऑर्गेनिजम्स हैव रिसोर्टेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन in spite of its complexity because number 1, this mode of reproduction introduces new variations in the progeny through combination of DNA from different individuals. Number 2, these variations help the individual to cope with changing environmental conditions and make the organism better adapted to the environment. And the last point is it contributes to the evolution of better organisms, hence provides better chances of survival. बेसिकली क्या है कि जो हायर ऑर्गेनिज्म है इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसलिए होती है क्योंकि इससे डीएनए दो डिफरेंट सोर्सेज से आता है, जिसकी वजह से नया डीएनए कम्बिनेशन बनता है और नया डीएनए कम्बिनेशन बनने की वजह से उसमें वेरिएशन आती है। जब वेरिएशन आएगी तो उसी वेरिएशन की वजह से ऑर्गेनिज्म चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन के प्रति बेटर अडेप्टेड होगा और इसी वेरिएशन के कारण नए ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशन होती है जो बेटर अडेप्टेड होते हैं टू द चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वहाँ पे वेरिएशंस नहीं होती। दैट्स वाई दिस हायर ऑर्गेनिजम्स हैव रिजॉर्टेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पाइट ऑफ इट्स कम्प्लेक्सिटी। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई मियोसिस एंड गैमेटोजेनेसिस आर ऑलवेज इंटरलिंक्ड। तो मियोसिस और गैमेटोजेनेसिस में लिंकिंग क्यों होती है, क्यों हमेशा वो इंटरलिंक्ड होते हैं? इसका बहुत सिंपल आंसर है, क्योंकि जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म होता है उसकी बॉडी डिप्लॉयड होती है और जो गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं। और आप सभी जानते हैं कि जो मियोसिस होता है इट इज़ अ टाइप ऑफ रिडक्शनल डिवीजन, जिसकी वजह से क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ। तो जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं गैमेट बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। द आंसर इज मियोसिस इज द सेल डिवीजन इन विच जेनेटिक मटेरियल इज रिड्यूस टू हाफ, hence it is also called as reductional division. On the other hand, gametogenesis is the formation of gametes, as gametes are haploids but the body of organism is diploid. Therefore, germ cells undergo meiosis to form gametes. During this division, diploid cells, that is myocytes, are transformed into haploid gametes. Hence, meiosis and gametogenesis are always interlinked. Question number 11 is identify each part in flowering plants and write whether it is haploid or diploid. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नीट या कोई और कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जीनोटाइप पूछा गया है। हमें ये बताना है कि कौन सा स्ट्रक्चर हैप्लॉइड है और कौन सा स्ट्रक्चर डिप्लॉइड है। तो जो हमारे पास क्वेश्चन है दैट इज ओवरी, एंथर, एग, पोलन, मेल गैमेट एंड जाइगोट। तो सबसे पहले अगर हम ओवरी की बात करें तो ओवरी डिप्लॉइड होती है, क्योंकि आपको पता है कि ओवरी कार्पल का पार्ट है, पिस्टिल का पार्ट है और इसके अंदर जा कर के मेगास्पोर मदर सेल होती है जहाँ पर मियोटिक डिवीजन होता है, ना कि ओवरी के सेल्स में होता है। दैट्स वाई ओवरी इज अ डिप्लॉइड। सिमिलरली अगर हम एंथर की बात करें तो एंथर के अंदर भी माइक्रोस्पोर्स बनते हैं और माइक्रोस्पोर बनते हैं मियोसिस से। तो एंथर जो है वो मियोसिस से पहले इसकी फॉर्मेशन होती है, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो डिप्लॉइड। अब अगर हम एग की बात करें तो एग एक गैमेट है, इट इज़ अ फीमेल गैमेट एंड गैमेटोजेनेसिस
इज ऑलवेज फॉलोड बाय मियोसिस। तो मियोसिस के बाद गैमेटोजेनेसिस होती है, दैट्स वाई इट इज हैप्लॉइड। सिमिलरली पोलन, जिसे मेल गैमेटोफाइट को जो रिप्रेजेंट करता है, वो पोलन भी माइक्रोस्पोर्स ग्रो करके डेवलप करके पोलन बनाते हैं, पोलन ग्रेन्स बनाते हैं, दैट्स वाई दीज आर ऑल्सो हैप्लॉइड्स। मेल गैमेट, सिमिलरली इट इज अ गैमेट एंड इट विल बी हैप्लॉइड। एंड zygote is formed by the fusion of male and female gamete। अब मेल गैमेट भी 1n हुआ, फीमेल गैमेट भी 1n हुआ, जब इनका फ्यूजन हुआ तो जाइगोट बना, इसलिए जाइगोट जो होगा इट इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड मेंशन इट्स डिसएडवांटेजेस। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि फर्टिलाइजेशन जो है वो कहीं एक्सटर्नल होगी, एक्सटर्नल मीडियम में होगी, और आप सभी जानते हैं कि जो एक्सटर्नल मीडियम होता है वो यूजुअली वाटर होता है। नाउ व्हाट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन? व्हेन द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द एक्सटर्नल मीडियम, then this type of fertilization is called external fertilization. Or you can say when the fusion of gametes takes place outside the body of the organism, then this type of fusion is called as external fertilization. It is also called as external syngamy. You know that syngamy is the fusion of gametes. Now this occurs in a medium, in the external medium, and that external medium is usually water. Now it occurs in aquatic animals like fishes, amphibians and algae, etc. Now in case of external fertilization, the parents release eggs and sperms in the surrounding water वेयर फर्टिलाइजेशन अकर्स। तो एक्सटर्नल मीडियम में जो फर्टिलाइजेशन होती है, एक्सटर्नल मीडियम जैसे कि हमने बात की कि वो एक्सटर्नल मीडियम यूजुअली वाटर होता है, अगर उसमें फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट्स हो तो इस टाइप की फर्टिलाइजेशन को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। एक्सटर्नल का मतलब है आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल और आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब इसकी क्या डिसएडवांटेजेस है? सबसे पहले इसमें पेरेंटल केयर कम होती है, तो इसलिए यंग वंस के सर्वाइवल रेट जो होती है वो कम होती है। नो प्रोटेक्शन ऑफ द यंग वंस, हेंस द सर्वाइवल रेट इज लो। नाउ द सेकंड पॉइंट, इट इज पॉसिबल ओनली इन अ मीडियम, दैट इज इन एक्वेटिक मीडियम। थर्ड, देयर मस्ट बी सिंक्रोनी बिटवीन द रिलीज ऑफ गैमेट्स। तो these are the requirements as well as these are the disadvantages of this external fertilization. Question number 13, differentiate between a zoospore and a zygote. तो अगर हम इनके बीच में डिफ्रेंशिएट करें तो इस तरह से दोनों एक दूसरे से डिफर करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जूस्पोर की। तो जो फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। You know that this zoospore is formed during asexual reproduction. It means it is a asexual reproductive structure, but zygote is formed during sexual reproduction. That's why it is sexual reproductive structure. दूसरा अगर हम पॉइंट की बात करें तो इट इज़ अ मोटाइल स्ट्रक्चर दैट यूजेस फ्लैजेला फॉर मूवमेंट। मतलब ये मूव कर सकता है, ये लोकोमोशन शो कर सकता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें फ्लैजेला होते हैं। एंड जाइगोट लैक्स फ्लैजेला, दैट्स वाई इट इज़ अ नॉन मोटाइल सेल। नो द थर्ड पॉइंट इज दिस ज़ूस्पोर डायरेक्टली गिव राइज टू न्यू प्लांट और द ऑर्गेनिज्म ऑन जर्मिनेशन। जैसे ही ज़ूस्पोर जर्मिनेट करता है तो ये नया प्लांट बना देता है। बट जाइगोट डेवलप्स into an embryo and that further differentiate to form a new individual। तो जाइगोट के केस में पहले जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, फिर एम्ब्रियो के अंदर डिफ्रेंसिएशन होगी, तब जाकर के नया इंडिविजुअल बनेगा। अब अगर हम ज़ूस्पोर की बात करें तो ज़ूस्पोर मे बी हैप्लॉइड और इट मे बी डिप्लॉइड। मतलब ये 1n भी हो सकता है, 2n भी हो सकता है, बट जाइगोट इज ऑलवेज डिप्लॉइड। दिस ज़ूस्पोर अकर्स इन एल्गी, fungi and protozoans, but zygote is found in higher organism where sexual reproduction is the main mode of reproduction। तो आज हमने
5 क्वेश्चंस किए। अब इसके बाद जो रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस हैं दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।